नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। लगातार आप लोगों को बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम हिंदी की तैयारी आपको बेहतर करा रहे हैं, जो कि आपको पिछले जो भी चैप्टर्स हैं वो सब आपको पढ़ा दिए गए हैं। लगभग 8 चैप्टर तक अभी तक जो भी उसका चैप्टर परिचय, लेखक परिचय, उससे रिलेटिव जो भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं वो आपको करा दिए गए हैं। पाठ का सारांश भी आपको करा दिया गया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए गए हैं। व्याख्या करने वाले जो प्रश्न होते हैं उसको भी करा दिए गए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जो सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो भी आपको करा दिए गए हैं। आज हम लोग 9 नंबर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रगीत और समाज, जिसके जो लेखक है नामवर सिंह है। उनके बारे में पूरा पाठ परिचय, साथ साथ में हम लोग लेखक का परिचय, फिर उसके बाद पाठ की सारांश, फिर उसको व्याख्या करने वाले प्रश्न, फिर सब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछे जाते हैं सो, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। और आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति में दही चूड़ा का पर्व होता है, और बिहार के जो भी बच्चे हैं वो मकर संक्रांति, या बिहार के जो भी समाज के लोग हैं मकर संक्रांति को बड़े हर्षोल्लास उल्लास के साथ मनाते हैं, हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। तो इसका भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 100 नंबर लाने के लिए आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें, और इससे रिलेटिव जो भी प्रश्न होंगे, जो हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्न है, उसको करा रहे हैं। और आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी का जो आपका नंबर है वो बेहतर आए। चलिए, इसके साथ हम लोग 9 नंबर चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको पहले ही हम बता दिए कि चैप्टर का जो नाम है वो है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज, क्या नाम है? प्रगीत और समाज चैप्टर का नाम है, याद रखिएगा इसको। 9 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है प्रगीत और समाज। अब देखिए, इधर जो पाठ के कहें कि लेखक साहब है उनका पिक्चर लगा हुआ, पाठ से रिलेटिव जो भी पिक्चर है इसमें दिया गया है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग पाठ का जो लेखक होते हैं, पाठ के जो लेखक हैं नामवर सिंह, उनके परिचय के बारे में हम लोग पढ़ते, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हिंदी में और इंग्लिश में, हम हिंदी का भी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी की बात कर ले, हिंदी में ज्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, उनके परिचय जरूर आप याद कर लीजिएगा, वहां से आपका ऑब्जेक्टिव जो है पूरा में पूरा बन जाएगा, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपका जो है बन जाएगा। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इस पाठ के लेखक का जो नाम है वो है नामवर सिंह। पहले भी आपको बताएं हैं इस पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो इस पाठ के जो लेखक का नाम है वो है नामवर सिंह। क्या है? नामवर सिंह। याद रखिएगा, इस पाठ के लेखक का नाम है नामवर सिंह। उसके बाद लेखक का जन्म कब हुआ था, तो नामवर सिंह का जन्म जो है 28 जुलाई 1927 को हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 ईस्वी को लेखक जी का जन्म हुआ था। उसके बाद जो को जियनपुर जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लेखक जी का जो नामवर सिंह लेखक हैं उनका जन्म कब हुआ था। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रगति और समाज, प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा नामवर सिंह। उसके बाद प्रश्न पूछ सकता है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो नामवर सिंह का जो जन्म है 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। ऐसे अगला प्रश्न बना सकता है मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड में कि कहां हुआ था, तो जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जो था जन्म हुआ था। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि इनका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म जो था जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे देखिएगा, इनके माता पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, इनके माता पिता का नाम क्या था, तो इनके जो माता हैं और पिता हैं उनका नाम बागेश्वरी देवी माता का नाम है, और पिता का जो नाम था नांगर सिंह था। पिता का नाम क्या था? नांगर सिंह। और माता का नामवर सिंह का नाम क्या था, तो था बागेश्वरी देवी। क्या था? बागेश्वरी देवी। आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और इनके पिता क्या थे? नांगर सिंह क्या थे? नांगर सिंह एक शिक्षक थे। नामवर सिंह के जो पिता है नांगर सिंह, नामवर सिंह के जो पिता है नांगर सिंह, वो एक शिक्षक थे। क्या थे? एक शिक्षक थे। शिक्षा, उसके बाद लेखक की शिक्षा के बारे में हम लोग प्यारे बच्चों जानते हैं। लेखक का शिक्षा जो है प्राथमिक आवाजापुर एवं
कमालपुर उत्तर प्रदेश के गांव में ही हुआ था। मतलब क्या है कि जो शुरुआती शिक्षा होता है, वो जो लेखक जी का शुरुआती शिक्षा था वो उनके गांव से ही हुआ था, उत्तर प्रदेश से ही हुआ था, और गांव से ही उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किए थे। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और कहां से हुआ था तो याद रखिएगा आवाजापुर एवं कमालपुर उत्तर प्रदेश के गांव में ही हुआ था। उसके बाद इनका सम्मान की बात करते हैं कि इनका सम्मान क्या क्या मिला था। तो 1971 में कवित के नए प्रतिपान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। इनको मतलब सम्मान जो था वो साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो लेखक जी थे उनको। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनकी वृत्तियां के बारे में जानते हैं। 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता, 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, 1960 से 65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन, जनयुग साप्ताहिक, फिर दिल्ली में संपादक और राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहे थे। मतलब राजकमल जो प्रकाशन था, राजकमल एक प्रकाशन आता था, उस प्रकाशन में ये एक प्रकार का जो था साहित्य सलाहकार भी रहे थे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 1967 से आलोचना त्रैमासिक का संपादन किया था। फिर 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। फिर 1974 में कुछ समय तक कन्हैयालाल मणिकलाल पुंसी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निर्देशक भी रहे। फिर 1974 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। हिंदी के प्रोफेसर पद पर क्या हुए थे, नियुक्त हुए थे। फिर मेरे प्यारे बच्चों 1987 में JN पूर्व से सेवा मुक्ति, फिर पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वहीं पूर्ण नियुक्ति। फिर 1993 से 96 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी रहे थे। 1993 से लेकर 1996 तक मेरे प्यारे बच्चों राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। फिर संप्रति इनकी आलोचना त्रैमासिक के लिए प्रधान संपादक। फिर प्यारे बच्चों इनके बारे में कृतियां, जो इनकी कृतियां था वो क्या क्या था, इन्होंने क्या क्या लिखा, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे। इनका जो कृतियां था बकलम खुद, जो व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध है, क्या है, व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध है, जिसका नाम है बकलम, बकलम खुद। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हिंदी के विकास में अपभ्रंश का बोग, उसके बाद है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, पृथ्वीराज रासों की भाषा। फिर मेरे प्यारे बच्चों इतिहास और आलोचना, उसके बाद है कहानी, नई कहानी, उसके बाद है कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, ये इनकी आलोचना था। उसके बाद कहना ना मेरे प्यारे बच्चों इसमें था आगे कि कहना न होगा, साक्षात्कारों का संग्रह था। फिर मेरे प्यारे बच्चों आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संग्रह एवं अनेक संपादित पुस्तकें इनकी जो थी कृतियां थी, और इन्होंने ये सब लिखे थे और बताए भी थे। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि इनकी कृतियां क्या क्या थी। उसके बाद हम लोग पाठ का सारांश के बारे में जानते हैं कि इस पाठ का सारांश क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिएगा, आधुनिक युग बोध एवं काव्य बोध के प्रवक्ता नामवर सिंह रचित प्रगति और समाज नामक आलोचनात्मक निबंध वाद विवाद संवाद नामक निबंध संग्रह से उद्धृत है। मतलब ये जो मेरे प्यारे बच्चों आधुनिक युग के जो कह रहे हैं कि बोध एवं काव्य बोध के प्रवक्ता जो हैं वो कौन है,
नामवर सिंह। नामवर सिंह रचित प्रगति और समाज, प्रगीत और समाज, मतलब पाठ जो उनका रचित है वह प्रगीत और समाज नामक आलोचनात्मक निबंध। ये निबंध किस प्रकार का है? तो ये निबंध है आलोचनात्मक निबंध, जो कि वाद विवाद संवाद नामक निबंध संग्रह से उद्धृत है। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें लेखक ने हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के लिए ऐतिहासिक संदर्भ में प्रगीत और समाज के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मतलब जो कहें कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के जो ऐतिहासिक संदर्भ में प्रगीत और समाज के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास लेखक जी ने किया है। इस पाठ में लेखक ने बड़ी सूक्ष्मता से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हिंदी प्रगीतों का मूल्यांकन किया है। मतलब कि हिंदी समाज में जो हिंदी का प्रगीत किस प्रकार से हुआ, प्रगति किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में बहुत ही छोटे तरीके से इसमें मूल्यांकन किया है इस पाठ में। प्रगीत को गीता काव्य या लिरिक भी कहते हैं। जो प्रगीत को क्या कहते हैं? प्रगीत को गीति काव्य या लिरिक भी कहते हैं। सामान्य धारण है कि प्रगति में रचनाकार की निजी संवेदना ही व्यक्त होती है। प्रगीत में क्या होती है? तो प्रगीत में रचना की निजी संवेदना ही क्या होती है? व्यक्त होती है। उसके बाद है उसमें सामाजिकता नहीं आ पाती। उसमें क्या नहीं आ पाती है? सामाजिकता नहीं आ पाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान भी सामाजिकता को प्रबंध काव्य में ही देखते हैं। मतलब जो कहें कि सामाजिकता है उसको किस प्रकार से देखते हैं? तो प्रबंध काव्य में ही देखते हैं। इन्होंने एक बात कहा कि इसमें एक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने उनके अनुसार भी जैसे विद्वान भी सामाजिकता को प्रबंध काव्य में ही क्या करते हैं? देखते हैं। उसके बाद है स्वच्छंदतावादी छायावादी कवि प्रसाद निराला आदि लंबे प्रगीत लिखने के बाद ही शुक्ल जी द्वारा ग्रहण हुए लेखक भी कविता के नए प्रतिमान लिखने तक छोटे प्रगीतों में सामाजिकता को अनदेखा ही कर देते हैं। सामाजिकता को क्या करते हैं? अनदेखा ही कर देते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, वास्तव में हिंदी प्रगीतों की लंबी परंपरा रही है। वास्तव में हिंदी प्रगीतों की क्या थी? लंबी परंपरा रही है। आदिकाल भक्ति काल से ही यह अबाध रूप से चला आ रहा है। यह सच है कि प्रगीतों में व्यक्तिकता या आत्मप्रकता होती है, परंतु सामाजिकता भी रहती है। जैसे तुलसी के रामचरित्र में जो सामाजिकता है उसमें तो सभी परिचित हैं, परंतु उनकी गीतात्मक रचना विनय पात्रिका में भी सामाजिकता है। कवि की आत्मप्रकता के साथ ही समाज का रूप भी उभरकर सामने आया है। कबीर, सुर, मीरा, रसखान आदि के प्रगीतों में जो सामाजिक स्वरूप है उसे कौन नहीं जानता है। मतलब प्रगीतों की समाज के बारे में जो कविताएं लिखी जाती है उस कविता में समाज के बारे में चीजों को लिखा जाना चाहिए। ये बात, इससे समाज में अगर किसी प्रकार के हिंदी के प्रति अगर द्वेष की भावना है तो उससे क्या होगा? उससे वो चीज जो है दूर होगा, क्योंकि हम लोग का जो मातृभाषा है वो हिंदी है। हम लोग का मातृभाषा प्यारे बच्चों क्या है? हिंदी है। उसके बाद देखिएगा, आधुनिक काल में साहित्य और समाज के स्वरूपों में बड़ा परिवर्तन आया। साहित्य के क्षेत्र में स्वच्छंदतावादी और आरंभ हुआ। कवियों की आत्मप्रकता के साथ ही देश समाज भी गुलामी से मुक्ति का जय घोष उठने लगा। मतलब गुलामी से जय घोष क्या होना? जय घोष उठने लगा। मैथिली शरण गुप्त आदि की रचनाओं में यह प्रमुखता से दिखाई देती है, पड़ता है कि प्रसाद निराला आदि की रचनाओं में भी
समाज अपनी पूर्णता से उभरा है। समाज अपनी पूर्णता से क्या है? समाज अपनी पूर्णता से जो है उभरा है। प्रतिवाद तो पूरी तरह से क्रांति काल रहा है। प्रतिवाद क्या है? प्रतिवाद जो है वो पूरी तरह से क्रांति काल रहा है। उसमें समाज अपने पूरे वेग और शक्ति के साथ प्रगति में उतर गया है। मतलब पूरे प्रगति में क्या हुआ है? उतर गया है। नागार्जुन आदि प्रगतिवादी कवि चाहे जितनी भी आत्मरख कविता लिखते हों, पर सामाजिक जवाबदेही भूलते नहीं है। मतलब जो समाजदेही जवाबदेही होती है, समाज का जो जवाबदेही है उसको भूलते नहीं है। मतलब जो कविता लिखते हैं वो साफ सुथरी कविता लिखते हैं। उसके बाद अर्थात उनकी सभी तरह की रचनाओं में समाज मुखर रहा है। मतलब उनकी किसी भी तरह की जो रचना होगा उसमें मेरे प्यारे बच्चों समाज जो है मुखर रहा है, समाज को मोहरा बनाया गया है, उसी पर कविता को लिखा गया है और बतलाया गया है। मुक्ति बोध, त्रिलोचन, शमशेर आदि का जब दौर चलता है तो जटिल विलंबों को खेल शुरू हो जाता है। अंधकार के गहन गुफा का सैर शुरू हुआ। इस परिस्थिति में भी प्रगति की सामाजिकता कमजोर नहीं हुई। पूंजीवाद के बढ़ने से आत्मपरायणता बढ़ी। लोग एकांतिक होने लगे। प्रगति में भी तो समाज एकांतता संगीत की ही बात होती है। कवि को न अंदर झांकने में कोई हिचक है और न बाहर देखने में कोई शर्म है। मतलब इस पाठ में मेरे प्यारे बच्चों इस बात को लेखक जी के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है कि जो समाज होता है, समाज में पूंजी बढ़ने के बाद लोग में एक प्रकार की कहें कि लोग समाज से दूरी बनाने लगते हैं और समाज से दूरी बनाकर रहने लगते हैं। अपने आप को खुद एक जगह कर लेते हैं, एकांत में रखने का प्रयास करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। कि अगर आपके पास पूंजी धन अगर आ जाए तो आप क्या करें? समाज में मिलजुल कर रहें। आगे देखिए क्या, अतः आधुनिक प्रगति में भी सामाजिक यथार्थ का स्वर मुख्य है। किसी भी परिस्थिति में इसका लोप नहीं हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में इसका क्या नहीं हो सकता? किसी भी परिस्थिति में मेरे प्यारे बच्चों इसका लोप नहीं हो सकता है, बल्कि वर्तमान दौर से इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वर्तमान दौर में इसे बढ़ावा देने की क्या है? आवश्यकता है। अगर अपने गांव समाज में अगर बेहतर समाज की कल्पना की जाए और बनाया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर समाज बेहतर होगा तो इससे हमारा देश भी क्या होगा? बेहतर होगा। अगर समाज में अच्छे रीति रिवाज, अच्छे संस्कार अगर बच्चों को दिया जाए तो इससे मेरा समाज भी सुधरेगा, साथ साथ मेरा घर सुधरेगा, मेरा घर परिवार सुधरेगा, हम सभी का घर परिवार सुधरेगा, हम सभी का समाज सुधरेगा और हमारा देश भी क्या होगा? सुंदर होगा और अच्छा बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी शुरुआत जो होती है अपने घर से होती है। जब अपने घर से अगर हम लोग अच्छे शुरुआत, अच्छे संस्कार और शिक्षित शिक्षा की ओर अगर बढ़े, आगे बढ़े तो इससे क्या होगा? समाज भी शिक्षित होगा और समाज में भी इस चीज की कल्पना की जाए कि सुंदर समाज बने, अच्छा समाज बने, समाज में मेल मिलाप रहे, लोग एक साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। इससे समाज जो होता है बहुत ही सुंदर बनता है। और समाज में और क्या है? समाज में तो यही भाईचारा कायम रखना चाहिए। इससे अच्छा समाज का निर्माण होता है। साथ साथ में मेरे प्यारे बच्चों जब समाज सुधरेगा, हमारा राज्य सुधरेगा, हमारा जिला सुधरेगा, हमारा राज्य सुधरेगा, फिर क्या होगा? हमारा देश सुधरेगा। देश भी क्या होगा? सुंदर बन जाएगा और अमन कायम रहेगा। भाईचारे का जो अमन है वो कायम रहेगा। तो लेखक जी इस पाठ में यही बात बताने का प्रयास किए हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब व्याख्या करने वाली जो प्रश्न होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। जिसमें पहला प्रश्न कहता है कि जिस साहित्य में काव्योत्कर्ष के मानदंड प्रबंध काव्यों के
प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया गया हो, उसकी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तों का है। मतलब ये व्याख्या करने हैं, ये प्रश्न आपको दिया गया है और इसकी व्याख्या करके बताना है। चलिए इसका आंसर हम लोग प्यारे बच्चों जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो कह रहा है कि लिखने का जो तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रश्न किस पाठ का उठाया गया है और इस पाठ के लेखक जी का नाम क्या है, और ये पाठ किस काल के ये मतलब कहानी है, निबंध है या क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं व्याख्या लिखने वाले या सब्जेक्टिव लिखने वाले प्रश्न हिंदी में, तो सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे कि ये प्रस्तुत जो पाठ है या कथन है नामवर सिंह द्वारा रचित प्रगीत और समाज नामक पाठ से क्या है, उद्धृत है। सबसे पहला लाइन मेरे प्यारे बच्चों यही होना चाहिए। इससे क्या होगा कि लिखावट बेहतर होगा और जो टीचर्स होते हैं बोर्ड एग्जाम में चेक करने वाले, उनको पता चलेगा कि बच्चों को इस पाठ के बारे में पूरा जानकारी है। तो चलिए इस पाठ के आगे हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर लिखा गया है कि प्रस्तुत कथन नामवर सिंह रचित प्रगीत और समाज नामक पाठ से क्या है, उद्धृत है, जिसमें लेखक ने प्रगति की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। प्रगीत की प्रवृत्तियों का क्या किया है, विश्लेषण किया है। समानता सामाजिकता को लोग प्रबंध काव्य में खोजने का प्रयास करते हैं। प्रबंध काव्य को व्यापक जीवन का प्रतिबिंब कहा जाता है। यह तो विस्तृत वन स्थली की तरह विशद होता है। देश समाज की सारी समस्या उसमें मुखर होती है। इस प्रकार प्रबंध काव्य व्यापक होता है, परंतु सच यह है कि इसका विकास मुक्तक से ही हुआ है। जनमानस का भाव वेग गीतों में माध्यम से व्यक्त हुआ है और कालक्रम से वह विकसित होकर प्रबंध काव्य के रूप में विकसित हुआ है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों एक बात बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया गया है। प्रश्न था कि जिस साहित्य में काव्योत्कर्ष की मानदंड प्रबंध काव्यों के प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया गया है, उसकी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तों का ही रहा है। मतलब हम कहें कि समाज में जो परेशानी है उसके बारे में अगर कविता में बताने का प्रयास किया गया है और उसको दूर करने की उपाय अगर बताया गया है, तो इससे समाज क्या होता है, सुंदर बनता है। तो उसको कहाँ यूज करना चाहिए, कविता में। और इसकी शुरुआत कहां से हुई है, तो इसकी शुरुआत जो है समानता सामाजिक लोग जो है प्रबंध काव्य से हुई है। प्रबंध काव्य से ही इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कह रहा है कि कला के लिए सिद्धांत क्या है। कला के लिए सिद्धांत क्या है। तो विश्व स्तर पर साहित्य के क्षेत्र में कला के लिए एक कला जीवन के लिए सिद्धांत का चलन है। एक कला जीवन के लिए क्या है, सिद्धांत का चलन है। अगला प्रश्न था 2 नंबर मेरे प्यारे बच्चों कि कला के लिए सिद्धांत क्या है। तो विश्व स्तर पर साहित्य के क्षेत्र में कला के लिए एक कला जीवन के लिए सिद्धांत का चलन है। इसमें कला को सिर्फ मनोरंजनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कला को क्या लोग मनोरंजन के रूप में देखते हैं कि अगर कोई कला दिखाता है तो उसको लोग मनोरंजन के रूप में देखते हैं। इसमें शास्त्रीय बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जैसे रीति काल काव्य उसका उदाहरण माना जाता है। इसमें जो शास्त्र की बात होती है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और आप एक बात से ये ऐसे जान सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कोई भी कहानी, कोई भी कविता या कोई भी मनोरंजन का जो चीज होता है अगर सही ढंग से बनाए जा रहे हैं तो उसमें देखिएगा कि कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे अगर मनोरंजन के लिए आप लोग अगर कोई मूवी देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, उसमें देखिएगा कोई ऐतिहासिक चीजों के बारे में बताया जाता है या उसे सिखलाने का प्रयास किया जाता है, या कहें कि कल्पना किया जाता है कि इस प्रकार का दुनिया हो सकता है। मतलब उससे भी कुछ सिखाने का प्रयास किया जाता है अगर आप उसमें सीखते हैं तो।
आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि प्रगति को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, प्रगति को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है। तो सामान्यतः नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति को प्रगति कहते, प्रगीत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगीत कहते हैं। इसे गीति काव्य भी कहा जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है? गीति काव्य भी कहा जा सकता है। एकांत संगीत या अकेले कंठ की पुकार के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। इसके विषय में सामान्य धारणा रही है कि इसमें सामाजिकता नहीं होती है। इसमें सामाजिकता क्या होती है? नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविता से क्या तात्पर्य है? तो जीवन के यथार्थ संपर्क में रची गई लंबी और कथात्मक कविताओं को प्रायः वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविता कहते हैं। इसमें नाटकीयता आदि का दृश्य योजना, कथात्मकता, सामाजिकता आदि का समायोजन किया जाता है। इसमें चिंतन की गहराई होती है। मुक्ति बोध की कविताओं में इनका रूप देखा जा सकता है और ब्रह्म राक्षस या अंधेरे में कविता इनका सुंदर उदाहरण है। कविता इनका क्या है? सुंदर उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर, हिंदी कविता के इतिहास में प्रगति का क्या स्थान है, स्पष्ट करें। तो हिंदी कविता के हजारों वर्ष के इतिहास में प्रगति परंपरा जो है आदिकाल से हो रही है। कौन सा काल से? तो याद रखेंगे, आदिकाल से हो रही है। हिंदी के पहले कवि विद्यापीठ की पदावली पूर्णतः प्रगीत रही है। भक्ति काव्य में प्रबंध काव्य से अधिक प्रगीत मुखर रहा है। सूर, मीरा, कबीर, रैदास आदि के साथ जो था, बड़े प्रबंध कवि तुलसीदास भी प्रगीतकार के रूप में दिखाई पड़े हैं। रामचरितमानस के समान ही उनकी विनय पत्रिका भी क्या थी? महत्वपूर्ण थी। जैसे रामचरितमानस जो था महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार से इनका जो विनय पत्रिका भी क्या था? महत्वपूर्ण था। आधुनिक काव्य में प्रगति अपने नए तेवर के साथ उभरा है। प्रगीत अपने नए तेवर के साथ क्या हुआ है? उभरा है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद निराला, पंत, त्रिलोचन, नागार्जुन, मुक्तिबोध सबों ने अपने अपने ढंग से प्रगीत को प्रतिकृष्ट किया है। समय के साथ इनको मानदंडों में भी बदलाव आया है। इस प्रकार प्रबंध काव्य का मूल प्रगीत काव्य रहा है। प्रबंध काल का जो मूल है वो क्या रहा है? प्रगीत काव्य रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि पंडित पाठ के आधार पर मुक्ति बोध के प्रगति की विशेषताओं का वर्णन करें। मतलब कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न की प्रगति पाठ के आधार पर जो मुक्ति बोध है, मुक्ति बोध के प्रगति की जो विशेषता है उसका वर्णन करें। तो देखिएगा उसका वर्णन, प्रयोगवादी तार सप्तक कवि मुक्ति बोध वास्तव में अंतर्गुहा और जटिल विलंबों के कवि रहे हैं। किस प्रकार के कवि रहे हैं? तो ये थे अंतर्गुहा और जटिल विलंबों के कवि रहे हैं। उनकी रचनाओं में व्यक्तिकता के साथ वस्तुपरक नाट्यकता दिखाई पड़ती है। उन्होंने लंबी छोटी दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं। लंबी भी की है, छोटी भी की है, मतलब दोनों प्रकार की जो थी रचनाएं की थी। वे रचना विन्यास में पूर्णतः प्रगीत धर्मी दिखाई पड़ते हैं। ब्रह्म राक्षस या अंधेरे में जैसी लंबी कविता के साथ सहज स्वीकार में तुम लोगों से दूर हूं कविता में उनकी प्रगीत शैली का उत्कर्ष देखा जा सकता है। मतलब अगर प्रगीत शैली का अगर उत्कर्ष देखना है तो एक कविता है जिसका नाम है मैं तुम लोगों से दूर हूं। ये कविता में ये बात को जो था वर्णन किया गया था, लिखा गया था। आत्मरकता इनकी कविता की सीमा नहीं सकती है। यह उनकी कविताओं को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। यह उनकी कविताओं को क्या करता है? गति और ऊर्जाएं प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगति का विशेषता का वर्णन करें। जो त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगति विशेषताओं का वर्णन करें तो इसका जवाब जो उत्तर जो मेरे प्यारे बच्चों कि प्रगीत कवियों में
कवियों में त्रिलोचन और नागार्जुन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी कविताओं में सामाजिकता अपने उत्कर्ष पर दिखाई पड़ती है। सामाजिकता क्या है? अपने उत्कर्ष पर दिखाई पड़ती है। ये जो कविता लिखते हैं उनमें दोनों ने आत्मपरक कविताओं में भी सामाजिक यथार्थ को बड़े तेवर के साथ प्रस्तुत किया है। मतलब बड़े तेवर के साथ क्या किया है? प्रस्तुत किया है। त्रिलोचन का प्रगीत रूप में जनपद का कवि हूं कविता संग्रह में उभर कर सामने आया है। मतलब मैं जनपद का कवि हूं, ये जो कविता संग्रह है उसमें त्रिलोचन का प्रगीत जो था, मैं जनपद का कवि हूं कविता संग्रह में उभर कर क्या हुआ था? सामने आया था। नागार्जुन की प्रगतितात्मकता तन गई रीड कविता में देखी जा सकती है। इस प्रकार दोनों की कविताओं में समाज की समस्या प्रमुखता से उभरकर सामने आई है। दोनों को क्या हुई है? दोनों कविता में जो था समाज की जो समस्या है प्रमुखता से उभरकर क्या हुआ था? सामने आया था। अब मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न था, प्रश्न आपका हो गया। इसके बाद हम लोग इस पाठ का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, अब ऑब्जेक्टिव करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पाठ लेखक परिचय के बारे में पढ़े, फिर लेखक के बाद उनकी सारांश पढ़े, फिर सारांश के बाद व्याख्या करने वाले प्रश्न पढ़े, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़े। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके बारे में हम लोग देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में यहीं से पूछे जाने वाले हैं। अगर हिंदी में आप 100 में 100 लाना चाहते हैं तो इसको जरूर एक बार याद कर लें। प्रगीत और समाज गद्य की कौन सी विधा है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रगीत और समाज गद्य की कौन सी विधा है? तो वो है निबंध। क्या है? निबंध। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि प्रगति और समाज गद्य की कौन सी विधा है? तो वो है निबंध। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर कि प्रगति और समाज किस प्रकार का निबंध है? तो आलोचनात्मक है। किस प्रकार का निबंध है? प्रगीत और समाज किस प्रकार का निबंध है? तो आलोचनात्मक निबंध है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि नंबर सिंह का जन्म कहां कब हुआ था? तो नंबर सिंह का जो जन्म था वो हुआ था 28 जुलाई 1927 को। नंबर सिंह जो लेखक है प्रगीत और समाज पाठ के जो लेखक है नंबर सिंह, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो है मेरे प्यारे बच्चों 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? तो नंबर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? तो नंबर सिंह है मेरे प्यारे बच्चों। प्रगीत किसे कहा जाता है? तो गीति काव्य को। प्रगीत किसे कहा जाता है? तो गीति काव्य को प्रगीत कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर, आलोचना पत्रिका का संपादन किसने किया था? जो आलोचना पत्रिका है उनका संपादन किसने किया था? तो उनका जो संपादन था मेरे प्यारे बच्चों वो नंबर सिंह किए थे। किसने किए थे? नंबर सिंह किए थे। याद रखिएगा आलोचना पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो नंबर सिंह ने किए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि नंबर सिंह में किस पुस्तक की साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था कविता के नए प्रतिमान। कौन से कविता के लिए मिला था? कविता के नए प्रतिमान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो था मिला था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा के कवि का नाम क्या है? तो राम की शक्ति पूजा के कवि का नाम निराला है। क्या है? निराला है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों नंबर सिंह मुख्यतः किनके शिष्य माने जाते हैं? तो नंबर सिंह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नंबर सिंह मुख्यतः किनके शिष्य माने जाते हैं? तो नंबर सिंह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि नंबर सिंह को शमशेर की कौन सी कविता याद आने लगी? तो नंबर सिंह की जो शमशेर सिंह की कौन सी कविता याद आने लगी? तो नंबर सिंह को जो था 1941 में लिखी गई जो कविता शमशेर सिंह के द्वारा था वो नंबर सिंह को क्या हुई थी? याद आने लगी थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि शमशेर की कविता सुनने किसकी याद आने लगी कि किसकी याद आने लगी के बाद नंबर सिंह को क्या हुआ था? तो थियोडोर एडोनो क्या हुआ था? थियोडोर एनोडो हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर कि त्रिलोचन से ज्यादातर क्या लिखा है? तो त्रिलोचन
त्रिलोचन ने ज्यादातर सॉनेट, क्या लिखा है, सॉनेट लिखा है, सॉनेट लिखा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तनगई रीड की कविता का नाम क्या था? जो तनगई रीड कवि का नाम क्या था? तो उनके कवि का नाम था नागार्जुन। क्या था? नागार्जुन। आप इसको याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एकांत संगीत किसे कहा गया है? तो एकांत संगीत जो है मेरे प्यारे बच्चों, प्रगीत को कहा गया है। एकांत संगीत किसे कहा गया है? तो एकांत संगीत जो है मेरे प्यारे बच्चों, प्रगीत को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि कवित किसका दबाव तीव्र से महसूस किया है? तो समाज का जो था दबाव तीव्र गति से महसूस किया था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट, उस जनपद का कवि हूं, काव्य संग्रह के कवि का नाम क्या था? तो त्रिलोचन था। क्या था? त्रिलोचन था। तो आप इसको याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि उसके कवि का क्या नाम था? त्रिलोचन था। उसके बाद भी इसमें 2-3 प्रश्न और है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त कैसी कवि थी? तो मैथिली शरण जो गुप्त थे वो राष्ट्र कवि थे। किस प्रकार के कवि थे? राष्ट्र कवि थे। मैथिली शरण गुप्त किस प्रकार के कवि थे? तो राष्ट्र कवि थे। उसके बाद है, अकेले कंठ की पुकार किसे कहा गया है? तो प्रगीत को कहा गया है। किसे कहा गया है? प्रगीत को कहा गया है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, एक साहित्य की डायरी के लेखक का क्या नाम है? तो मुक्तिबोध। क्या नाम है? मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है कि प्रगति और समाज पाठ कहां से उद्धृत है? तो वाद विवाद संवाद से उद्धृत है। कहां से उद्धृत है? तो वाद विवाद संवाद से उद्धृत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको करा दिए हैं। इस पाठ का पाठ परिचय भी आपको हम, लेखक का जो परिचय है वो भी आपको हम करा दिए हैं। साथ में इस पाठ का जो सारांश है उसको शॉर्ट में आपको करा दिए हैं। फिर आप इस पाठ की जो व्याख्या करने वाले प्रश्न है वो भी आपको मेरे प्यारे बच्चों करा दिए हैं। फिर इस पाठ के जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाले बीबीआई इंपोर्टेंट प्रश्न है वो भी मेरे प्यारे बच्चों करा दिए हैं। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और जो भी पीछे आपको वीडियोस रिकॉर्ड मिल रहे हैं या लाइव मिल रहे हैं आप उसको अच्छे से पढ़ें कि साथ साथ में आपका जो हिंदी है वो हिंदी में अच्छे नंबर, कम समय में अच्छे नंबर आप ला सके। इसी के साथ धन्यवाद।